discussing about that. So we just need to continue with this. Anyone can tell me what is the meaning of store image and what are the various attributes of the store image? Anyone of you? Anyone of you are going to tell me about it, that what is store image and what are the various factors, attributes which is affecting the store image, and what are the attributes which is helpful for generating or making store image? Any one of you? Okay. So we already discussed about the store image, retail atmospheric. What are the advantages of good store atmosphere? So we were on the topic of the store exterior. So store exterior, it means that the outside of a store basically. See, sometimes we are in that situation where we didn't decide about that where we have to visit. ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, ठीक है, जैसे अगर आपको एक वाटर बॉटल परचेज करना है, एक नॉर्मल बॉटल परचेज करना है, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, लाइक ईदर यू कैन परचेज इट वाया ऑनलाइन, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो उसको, या फिर आप ऑफलाइन अपने घर के आसपास से परचेज कर सकते हो, या फिर आप मार्केट एरिया से परचेज करते हो. लेकिन कुछ पीपल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो मार्केट में होते हैं और ये सोचते हैं कि कौन से स्टोर में जाएं जहां पर बेहतर प्राइस मिले, बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल. ठीक है, सो कई बार ना इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द लुक ऑफ द स्टोर, दैट ऑन विच स्टोर वी नीड टू विजिट. ठीक है, जो स्टोर का आपका बाहर का जो एक्सटीरियर डिजाइनिंग है, द वे यू आर पुटिंग योर प्रोडक्ट, द वे यू आर शोइंग योर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट, जो हमें बाहर से देख पा रहे हैं हम. जैसे हम कभी भी कई बार होते हैं ना कि हम अपनी कोई भी क्लोथ परचेज करना होता है तो हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं होती स्टोर में, हम उनके बाहर की कलेक्शन से ही पता लगा लेते हैं कि उनके पास किस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है. So store exterior is one of the important factor. It is a appealing factor which is basically influencing the customers and it basically welcoming those people, those customers. ठीक है, welcome करता है आपका store exterior. That is the appealing part. ठीक है, okay, sit for a second. So store exterior is just like that when you are going to give an interview. First impression is the last impression. तो एकदम वही सेम सिचुएशन है. इधर यू हैव अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, यू हैव वेरियस प्रोडक्ट, बट व्हाट यू आर शोइंग टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड हाउ व्हाट इज द लुक ऑफ योर स्टोर, व्हाट इज द लेआउट ऑफ योर स्टोर, दैट मैटर्स, राइट. तो आपका जो बाहर एक्सटर्नल जो तरीका है बोर्ड्स लगाने का एंड ऑल, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि बिलबोर्ड से भी कई लोग आपके स्टोर को जज करेंगे. ठीक है, अगर आपको मैंने बताया कि आजकल नियॉन लाइट का टाइम है, नियॉन लाइट्स होते हैं, कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे रिटेलर्स यूज कर रहे हैं. अगर आपका स्टोर बहुत सिंपल है, बहुत स्मॉल साइज का है और आपने एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बिलबोर्ड लगा रखा है, तो कई बार ये होता है कि आपके स्टोर को लोग इग्नोर कर देते हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर सेंसरी रिस्पॉन्स इन शॉर्ट. ठीक है, जब भी हमें कोई लाइट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव लाइट दिखता है तो हम अपने आप अट्रैक्ट होते हैं उस लाइट के तरफ, राइट. सो हियर इफ यू आर बेसिकली कोई भी आपका रिटेल स्टोर है, अगर आप प्लास्टिक के बॉटल्स और इस टाइप के क्रॉकरीज और अगर आप किचन वेयर सेल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट को बाहर शो करना पड़ेगा, राइट, दिखाना पड़ेगा. लेकिन वही प्रोडक्ट आप कोशिश कीजिए दिखाने का जो कि लेटेस्ट, न्यू हो और मार्केट डिमांड में हो. ठीक है, उसके अलावा जो बाहर आप एक्सटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं, बिलबोर्ड्स हो गया, फिर आपका प्रमोशनल जो भी टेक्निक है, आप विंडो ग्लास यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपको वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए. ठीक है, डर्टी नजर नहीं आना चाहिए. जो मैनिक्विंस में जो आप कोई भी कलेक्शन है मैनिक्विंस के ऊपर, वो आपको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, लाइक क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं ना, इफ दे विल सी, बैठता है 2-3 दिन की बात है, फिर आपका क्लास ऑफलाइन होना है. सो व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू डू एज वेल. ओके, सो इट इज बेसिकली द स्टोर एक्सटीरियर इज गोइंग टू इंक्रीज योर सेल्स. ठीक है, हम कौन से पॉइंट पे थे मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल.
तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, जो स्टोर एक्सटीरियर है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, खासकर उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने आपके स्टोर में आने का कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन स्टोर में वो तभी आएंगे जब आपका स्टोर अपीलिंग दिखेगा, जो उनको प्रोडक्ट चाहिए उसके नियर बाय प्रोडक्ट आपके पास अगर उनको दिखेगा बाहर, अगर वो विंडो ग्लास, वो जो विंडो से देखते हैं अगर ग्लास विंडो से, तो अगर उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, इन प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं या इनके पास कलेक्शन हो सकता है, तो वैसे ही लोग आपके स्टोर में आएंगे जो कंफ्यूज्ड है बेसिकली, ठीक है। अब वो कंफ्यूज्ड कस्टमर को आपके लॉयल कस्टमर तक कैसे कन्वर्ट करना है, तो द स्टोर एक्सटीरियर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर दैट, राइट। जो स्टोर का फ्रंट है, कस्टमर को ये आपके हेजिटेशन से, कहीं हेजिटेशन के अंदर जो मतलब कंफ्यूजन प्रोडक्ट को लेकर है ना कि इनके पास मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट कैन बी बेसिकली रिमूव थ्रू दैट, ठीक है। आपका जो सराउंडिंग है स्टोर का, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी को शो करेगा कि द पर्सन कैन इजिली कम टू योर स्टोर। यहाँ पर एक्सटीरियर के कौन कौन सा बेसिकली इसका कंटेंट है, स्टोर आपका एक्सटीरियर में क्या क्या चीजें आती हैं। सो द फर्स्ट वन इज द स्टोर फ्रंट, फर्स्ट वन इज द स्टोर फ्रंट। फर्स्ट वन इज स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट क्या है आपका, ये शॉप फ्रंट या स्टोर फ्रंट इज सेम। जो कस्टमर है वो इंट्रेंस को बहुत ज्यादा उनके लिए मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी आप जाइए, किसी भी स्टोर में जाइए, आप बाजार चले जाइए, मैक्स चले जाइए, तो यू ऑल आर एबल टू सी द एग्जिट का, और कई पहले क्या होता था ना, एग्जिट और एंट्री का स्पेस सेम दे दिया जाता था बहुत सारे स्टोर में। आज भी ट्रेडिशनल में तो वही सेम सिस्टम है, उनके पास तो एंट्रेंस का प्रॉब्लम, क्योंकि जो स्टोर है वो एंट्री के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, खासकर जो जनरल स्टोर और जो आपके कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल स्टोर्स है। तो जो आपके बड़े बड़े जो रिटेलर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया आपका, सुपर मार्केट्स हो गया, उसमें जो एंट्रेंस होता है, आप नोटिस कीजिएगा कि जो एंट्रेंस है उसका जो साइज है वो वाइड होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वाइड नहीं होगा तो दैट इज गोइंग टू शो द, बोल सकते हैं ना, वहां पर बहुत भीड़ भाड़ और रश दिखेगा, और वो रश कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स आना भी चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रश एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक, they will avoid to coming to your store. So do first thing that whenever you are making a big store, अगर आपका स्टोर का साइज लिया हुआ काफी बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टोर का एंट्री और एग्जिट गेट जो दोनों सेपरेट रखिए, ठीक है। जहां से एंट्री हो रहा है वहां से ही आप एग्जिट मत रखिए, इससे दो चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फर्स्ट, कस्टमर जो है उनको ये जो है ना क्लियरेंस दिखेगा जब एंट्रेंस में, तो उनको लगेगा चलो ठीक है चल सकते हैं, भीड़ नहीं है ज्यादा, वी कैन डू द एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला तो ये रीजन है। सेकेंड रीजन ये है कि आपकी सेफ्टी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्टीलिंग को कम करेगा, थेफ्ट को कम करेगा, सेफ्टी को इंक्रीज करेगा। अभी जैसे कोविड का टाइम था तो लोगों को क्या था, डिस्टेंस डिस्टेंस ये सारी चीजें थी, तो ऐसे केस में डिस्टेंस कैन बी ओनली, मतलब डिस्टेंस जो है तभी आप मेंटेन कर सकते हैं जब आपके पास एंट्रेंस और एग्जिट की सुविधा जो है दैट इज अवेलेबल लाइक दैट। अगर एक ही साथ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दैट विल बी वेरी मच, वो कहते हैं डिस्टर्बिंग शो करेगा कि आपका जो स्टोर है वो उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो बाकी कस्टमर्स को ना प्रिवेंट करेगा एंटर करने से आपके स्टोर में। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। सो शॉप फ्रंट जो होना चाहिए वो हैसल फ्री होना चाहिए, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सारे स्टोर के बाहर ना बहुत सारे कार और ये बाइक्स वगैरह पार्क होते हैं, तो कोशिश कीजिए पार्किंग एरिया को अगर आप अलग कर सकते हैं अपने स्टोर से, तो उसको भी थोड़ा सा अलग करके रखिए ताकि आपका स्टोर जो है ना बाहर से ही विजिबल हो प्रॉपर, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, इट इज इनवाइटिंग द पासर बाई। पासर बाई वो पर्सन होते हैं जिनको कुछ खरीदना एज सच नहीं होता, दे आर नेवर डिसाइडेड टू परचेज द प्रोडक्ट, बट बेसिकली वेन एवर दे आर क्रॉसिंग योर स्टोर, जब वो क्रॉस करेंगे और आपके स्टोर की तरफ देखेंगे तो वो लगेगा कि नहीं चलो इनके यहाँ से कुछ खरीदते हैं। ये टाइप का अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन योर शॉप फ्रंट इज इन दिस वे, राइट। सेकेंड थिंग, साइन बोर्ड। अच्छा, एक और चीज आती है, जैसे कभी भी वो बहुत ज्यादा अगर भीड़ भाड़ लगता है ना स्टोर के सामने, आपके शॉप फ्रंट के सामने बहुत भीड़ है, तो आपका जो स्टोर है ना वो बाहर से भले अंदर वो बहुत ज्यादा वेकेंट हो, लेकिन वो बाहर अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग दिखेंगे ना, तो वो लोगों को प्रिवेंट तो करेंगे ही करेंगे,
और उसके अलावा जो पर्सन जो है ना, जिनका कोई दिमाग में ये नहीं कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है इनके यहाँ जाकर के, वो सोचेंगे यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि इनके यहाँ बहुत भीड़ है, कोई हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, कोई हमें प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने में हेल्प नहीं करेगा। तो एक निगेटिव मेंटालिटी उनका सेट होता है, परसेप्शन सेट होता है। इसी वजह से शॉप फ्रंट जो होना चाहिए वो हैसल फ्री होना चाहिए, कस्टमर एक जगह पे ट्रैफिक और रश जैसा दिखना नहीं चाहिए। ठीक। सेकेंड वन इज साइन बोर्ड। सेकेंड वन इज साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड वाले में क्या सिचुएशन है कि आपका जो भी बोर्ड है, पहली बात तो बिल बोर्ड जो होते हैं दैट इज आउटसाइड, आपके स्टोर का नाम लिखा होता है, आपके ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो जो साइन बोर्ड होना चाहिए, अगर बाहर वाले को हम बिल बोर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। एक अगर साइन बोर्ड एंड बिल बोर्ड जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर राइटिंग में होना चाहिए। बहुत सारे रिटेल स्टोर में हम देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये साइन बोर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस अगर आप चाहते हैं तो यू कैन बेसिकली राइट इन बोथ लैंग्वेज। एंड साइन बोर्ड एक प्रॉपरली बाहर जो होना चाहिए आपका। और सेकेंड चीज ना, एडिक्वेट स्पेस मस्ट बी एलोकेटेड इन शॉप फ्रंट फॉर प्लेसिंग द ग्राफिक पैनल। और आपके स्टोर के सामने थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए विच इज हेल्पफुल फॉर द ग्राफिक पैनल्स वगैरह के लिए, जैसे मार्क्यू, साइन बोर्ड। अगर कोई ऑफर है तो डिस्काउंट के लिए जो आप ऐसे करके बोर्ड्स लगाते हो वो आप प्रॉपरली प्लेस कर पाओ, इतना स्पेस आगे भी होना चाहिए। ठीक है। इंट्रेंस के टाइम पे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जो इंट्रेंस होना चाहिए हैसल फ्री होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, वहां पर लोग पास करे दैट इज ओके, एक जगह जमा नहीं होनी चाहिए। साइन बोर्ड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और आपके स्टोर के सामने थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, जिस स्पेस पर आप अपने ग्राफिक पैनल्स, डिस्काउंट्स के लिए बोर्ड या कोई भी है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री टाइप के जो हम बोर्ड्स लगाते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, वो प्रॉपरली वहां पर रख सके, इतना स्पेस होना चाहिए। सेकेंड वन आर्किटेक्चर। सो डिजाइनिंग जो होना चाहिए ना वो आपको ध्यान रखना है। आर्किटेक्चर इज लाइक इट इज रिलेटेड विद समहाउ स्टोर लेआउट, लाइक आपने फ्रंट को कैसे डिजाइन करवाया स्टोर का। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल होगा वो आपके रिटेल मतलब आपके स्टोर को एक यूनिकनेस देगा या यूनिक बनाएगा, जो कि अट्रैक्टफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, तो लोग मतलब अट्रैक्ट होंगे इन शॉर्ट। So that is helpful for setting the USP in short, unique selling proposition एक टर्म है, यानी इसका मतलब है कि वो आपके स्टोर को डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द अदर रिटेलर। ठीक है। सेकेंड वन इज हाइट एंड साइज ऑफ बिल्डिंग। आपका जो ऑर्गेनाइज जो आजकल फॉर्मेट है रिटेलिंग का वो प्रॉपर साइज का है। आजकल आप देख रहे हो कि स्पेस की दिक्कत नहीं है। अगर हम रिलायंस ट्रेंड देखें या फिर हम रिलायंस ज्वेल्स देखें या फिर हम कल्याण ज्वेलर्स देखें, बोरिंग रोड के जितने भी आसपास के स्टोर उसको प्रॉपरली देखे, पैंटालून्स देखे वेस्ट साइड, ये सारे स्टोर में स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो आजकल ऑर्गेनाइज स्टोर ओपन हो रहे हैं वो अच्छा खासा स्पेशियस एरिया में ओपन हो रहा है ना। तो आप ऐसे सिचुएशन में जब आपके स्टोर का साइज प्रॉपर है, हाइट बेटर है, तो एक तो ये अपने आप में ही अट्रैक्टफुल हो गया, क्योंकि जैसे मैं भी पास कर रही हूँ जैसे, तो मैं देखती हूँ आसपास तो जो छोटे स्टोर्स होते हैं उस पर हमारी नजर उतनी जल्दी नहीं जाती जितनी जल्दी बड़े स्टोर्स पे जाती है नजर। तो ये तो अपने आप में हाइट एंड साइज तो एक ऑब्वियसली आपके स्टोर को विजिबल बनाता है, और इसको हम देख सके मतलब विजिबल है वो प्रॉपरली, दूर से भी विजिबल है, और जब हम वहां आसपास बाकी स्टोर से वो उससे कंपैरिजन करें तो वो अपने आप में ही वहां पर एक जायंट हमें एक जायंट रिटेल स्टोर। ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट है वो प्रॉपर साइज होना चाहिए स्टोर का, हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। और विजुअल ब्रांडिंग और मर्केंडाइजिंग पे भी डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मॉडर्न ऑर्गेनाइज फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग ऑलवेज इंश्योर अ गुड साइज एंड proper height of the store as a number of store exterior and interior aspect. So in short यही कि विजुअली हम उससे अट्रैक्ट हो पाए, हमें वो दिखे, विजिबल हो, प्रॉपर हाइट एंड साइज होनी चाहिए स्टोर की। डिस्प्ले विंडो, जहां पर हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, जैसे ज्यादातर ये ना ज्वेलरी वाले और ये एक्सेसरीज वाले और क्लोथ्स वाले ये जो होते हैं ये सबसे ज्यादा डिस्प्ले विंडो यूज करते हैं। तो डिस्प्ले विंडो जो है ये आपका स्टोर एक्सटीरियर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप इनोवेशन को यूज कर सकते हो। इनोवेशन इट मीन्स क्रिएटिविटी।
ठीक है। जैसे मैनीक्वींस है, अब उसको किस तरीके के क्लोथ्स और किस तरीके के कॉम्बिनेशन को यूज करना है उन्हें, ठीक है, क्लोथ्स किस टाइप का पहनाना है क्वींस को जो बाहर से लोग देख पाए। और उसके बाद भी उसके एक और फैक्टर कि कॉम्बिनेशन मैटर्स, ठीक है। जो भी जैसे बाहर से कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी कपड़ों को पसंद करता है, तो उस पर्सन के लिए ना आप जिस तरीके से मैनिक्वींस ने कपड़े पहने हुए हैं उसको देख करके दे विल जज दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू हैव, ठीक है। यू आर फैशनेबल, आपका स्टोर है या नहीं, फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं, ट्रेंडी प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। सो बेसिकली विंडो, डिस्प्ले विंडो जो है दैट इज आपका वो इंटरनली आपको प्लेस करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। कपड़े हैं तो मैनिक्वीन से, ज्वेलरी है तो टॉर्सो पे, और वो आपके बाहर के कस्टमर को आपकी स्टोर का पूरा मर्केंडाइज का आइडिया दे देगा, किस टाइप का मर्केंडाइज इनके पास है। कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड, वेराइटीज। अभी जैसे कि बहुत ज्यादा वो चल रहा था शरारा एंड शॉर्ट कुर्ताज फॉर वुमेन, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो जितने भी यहाँ बोरिंग रोड के जितने भी लगभग स्टोर थे उस सब में मैं देखती थी कि लगभग हर एक स्टोर में उस टाइप के कपड़े थे उनके पास। और एक और चीज, जब वेडिंग सीजन आता है तो यू ऑल आर एबल टू सी द लहंगाज एंड ऑल एंड दे आर प्लेसिंग इट आउटसाइड द स्टोर। बहुत सारे स्टोर्स बाहर भी उसको लगाते हैं या फिर इंटरनली विंडो पे दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा स्टोर है जैसे वेस्ट साइड, सो दे आर बेसिकली नोन फॉर द वेस्टर्न क्लोथ्स, तो जो वेस्टर्न क्लोथ्स है तो वो वेस्ट, और अगर कोई ऑफिस से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, फॉर्मल शर्ट्स और ये शो कर रहा है, तो दे हैव टू पुट दूस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट। So display window is something where you are able to do the innovation and you can use the creativity, and because of your creativity that is going to attract the customer, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाँ, और कहीं ना कहीं वो जो कस्टमर्स होते हैं ना, मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स बताया होगा, उसमें से एक कंज्यूमर्स जो थे लॉयल कंज्यूमर्स, सेकेंड वैंडरिंग कंज्यूमर्स, और मैं खुद मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया, चलो ठीक है, एक और कंज्यूमर्स थे जो कभी भी परचेज करने का पॉइंट ऑफ व्यू उनके दिमाग में नहीं होता है। तो बेसिकली दे आर वैंडरिंग कंज्यूमर्स, और विंडो जो शॉपिंग करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। तो वैसे कंज्यूमर्स के लिए ना दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज वेरी मच यूजफुल। Those people who never decided to what to purchase, they will always purchase the product of high price, या जिसको हम कहते हैं upselling approach. So because of the display window ना, we are able to do the upselling approach, हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा यहाँ पर। जो प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले वो अल्टीमेटली महंगा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो ये डिस्प्ले विंडो इज गोइंग टू वर्क फॉर दूस कंज्यूमर्स। सराउंडिंग जो है वो भी बहुत मैटर करता है कि आपका जो लोकेलिटी है स्टोर का वो कहाँ है, एक मिनट, प्रोडक्ट का लोकेलिटी कहाँ है, और उसके अलावा आपके आसपास कौन कौन से स्टोर्स अवेलेबल हैं। और एक और चीज, आपको ना एक और बेनिफिट होता है, लोकेलिटी अगर आपका मार्केट एरिया है तो मार्केट एरिया में ना आपके मल्टीपल स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर आपके आइसक्रीम पार्लर होते हैं, फिर आपके अदर स्टोर्स होते हैं, जैसे लगेज स्टोर हो गया, ठीक है, केक स्टोर्स हो गए। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, जो जिनको एक स्टोर विजिट करना है, तो विंडो डिस्प्ले से ना, ये जो डिस्प्ले विंडो है ना, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दूस कंज्यूमर्स एज वेल। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है कि आपका स्टोर में स्पेस कितना है, लैंडस्केप क्या है, डिजाइनिंग क्या है आपके स्टोर, दैट इज ओवरऑल सराउंडिंग इन शॉर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टोर इंटीरियर। अब एक्सटीरियर तो हो गया, विजिबिलिटी एंड ऑल, सराउंडिंग, डिस्प्ले विंडो, हाइट एंड साइज ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर। स्टोर इंटीरियर, सी स्टोर एक्सटीरियर की वजह से कस्टमर्स एंटर तो कर गए स्टोर में, उस स्टोर में आ तो गए, अब उस स्टोर में इंटरनली वो कस्टमर्स जो हैं, जो कंफ्यूज है या फिर जो अनप्लान्ड, उनका जो कुछ भी खरीदने का ऐसा प्लान नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टोर, दे मतलब वो आ गए, दे केम टू द स्टोर। अब पॉइंट यहाँ आता है कि नाउ इट्स टाइम अबाउट द मर्केंडाइज, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव, नाउ दे आर गोइंग टू सी दूस प्रोडक्ट्स, राइट। So the store interiors are also going to make a beautiful atmosphere
that customers will feel means surroundings और atmosphere उनको अच्छा experience gain हो. इसी वजह से store interior is also very important, and which I told you one of the example of HP about the Hira Panna, that whenever you will enter in the store, you will see that the marble, whatever they are basically applied, the ceiling, the marble, पूरा designing उनका marble से किया हुआ है. So those things also attract the customers, right? 5 महीने से ज्यादा नहीं करेंगे, अगर करबो करेंगे तो. चलिए, next one is, तो कहीं ना कहीं it is going to help the मतलब जो इंटीरियर है, स्टोर एक्सटीरियर की वजह से कस्टमर्स अंदर आ गए. अब वो कस्टमर्स कैसे आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, अल्टीमेटली वो आपकी कैसे कंज्यूमर बने, कैसे वो एक परचेजर बने, ये अब आपका इंटीरियर डिसाइड करेगा. तो इंटीरियर में क्या क्या चीजें, लाइक सीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरिया है जहां पर आपका स्टोर है, तो उसका आपने पूरा सीलिंग, ठीक है, ऊपर पूरी छत जिसको हम कहते हैं, वो कैसी है डिजाइन की हुई है, ठीक है. तो सीलिंग कैसा है. सेकेंड इज लाइटिंग, ठीक है. तो सीलिंग जो होना चाहिए, पहली चीज प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी ऑफ प्रॉपर हाइट होनी चाहिए. अगर आपने कुछ डाउन सीलिंग टाइप का कुछ डिजाइन करवाया है तो वो कंफर्टेबल, देखने में ब्यूटीफुल लगना चाहिए, ठीक है. सेकेंड थिंग, जो आपका स्टोर इंटीरियर है, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में बहुत लोग अपने इंटीरियर कराते हैं तो सीलिंग को जरूर एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं. तो वैसे ही आपके स्टोर के लिए भी सीलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, that whenever any consumer will be enter in the store, the first thing what they are going to see, that is the ceiling part, right? So ceiling जो है होना चाहिए प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए. और अगर आपने डाउन सीलिंग कुछ भी ऐसा डाउन फॉलिंग कुछ भी बनवा रखा है तो दैट शुड बी नॉट अनकंफर्टेबल टू कंज्यूमर. तो उसका भी हाइट प्रॉपर होना चाहिए, ब्यूटीफुली डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. डोंट यूज एक्सट्रीम टैकी कलर्स. सेकेंड थिंग, लाइटनिंग. So lightning is basically going to do two things. First of all, it is not going to give pain to the consumer. ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट यूज मत कीजिए. सेकेंड, लाइट जो है ना वो आपके मर्केंडाइज के ऊपर भी एक अलग इफेक्ट डालता है. मर्केंडाइज भी बहुत सारे मर्केंडाइज ब्यूटीफुल लगते हैं, ज्वेलरी जो है उसकी कलर्स स्पार्कल होते हैं अगर उसमें डायमंड लगा हुआ है तो दैट lightning is going to give the proper view of the merchandise and shot, ठीक है. सो लाइटनिंग जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो आपके परचेज को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इफेक्ट करे. वेरियस साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, दैट इज रिजल्ट ऑफ सीइंग, टच एंड फीलिंग. मींस कि जब आप कोई मर्केंडाइज को देखते हैं, फिर उसको टच करते हैं एंड फिर आपको लगता है नहीं दिस प्रोडक्ट इज बेटर, देन आफ्टर दैट द कंज्यूमर इज परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है. सो जितना ज्यादा आपका जो भी लाइट जो होना चाहिए आपका वो बहुत एक्सट्रीम ब्राइट नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जैसे मैंने बताया हैलोजन लाइट्स का आजकल बहुत यूज हो रहा है, येलो लाइट्स का बहुत यूज हो रहा है कंपैरेटिवली टू व्हाइट लाइट्स इन द रिटेल स्टोर, ठीक है. जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट ब्यूटीफुल दिखेगा उस लाइट में, उतना ज्यादा कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है. इट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स आई, रिजल्टिंग इन मोर केयरफुल एग्जामिनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. व्हाट आई टोल्ड यू कि आपका मर्केंडाइज क्लियरली विजिबल होगा, दिखेगा. जितना अच्छे से आपका प्रोडक्ट विजिबल है, चाहे वो लाइट से आपका प्रोडक्ट का कलर एक्सट्रीम चेंज नहीं होना चाहिए कि रेड कलर है और वो पिंक दिख रहा है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है. बट वो जो लाइट है उससे आप जो कस्टमर है वो प्रॉपरली एग्जामिन कर पाए आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी वो खरीद रहा है, ठीक है. सेकेंड थिंग, नेक्स्ट वन दैट इज कलर. तो जो उसका स्टोर का एज है, अट्रैक्शन है, वो कलर कॉम्बिनेशन से आता है. जो मैंने आपको बताया था कि राइट कलर स्कीम इज गोइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. आप क्लोथ्स के स्टोर के लिए, मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि कलरफुल स्टोर होता है, नहीं, व्हाइट बेस कलर लीजिए और उसमें आप कलरफुल जो है डमीज को कलरफुल आप क्लोथ्स पहनाइए. दैट विल लुक मच बेटर इफ यू विल यूज द व्हाइट बेस. अगर आपने व्हाइट की जगह कोई और कलर ले लिया, चाहे आपने ब्लैक ले लिया, तो उसके लिए आप ब्लैक कलर डमीज को नहीं डाल सकते कि डमीज ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं. That is going to match it from the base color, so it is going to attract the customers. Always try to use the contrast color. Contrast color का मतलब होता है डार्क के साथ लाइट, लाइट के साथ डार्क, like this, ठीक है. So आपको कलर जो
है कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स के लिए बेटर हो और वो निगेटिवली कस्टमर को अट्रैक्ट ना करके पॉजिटिवली अट्रैक्ट करे, ठीक है। कलर स्कीम का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ऐसे केस में। जो भी आप कपड़े वगैरह जो हैं वो आपको देखना होगा कि कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज कीजिए, बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। Fixtures and equipment, like on which thing the merchandise is displayed, ठीक है, किस चीज में merchandise display हो रहा है, in which fixture, on which furniture the merchandise is displaying by the store, by the retailer, that matters, ठीक है। आपका जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो आपका, जिसको हम बोलते हैं गोंडोला, टेबल्स, बीड्स, बैंकेट, ये जितनी भी होते हैं ना, गोंडोला क्या होती है मैं बताती हूँ। Let me show you that what it is. I am sharing the screen. I am showing the whiteboard. मैं अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, but I will show it. That is a small round kind of thing. ऐसे टेबल बना होता है, बिल्कुल आपके स्टोर के बीचों बीच में एक अलग सा ऐसा स्टोर रहेगा और स्टोर के चारों तरफ स्लैब्स होते हैं और उसमें कपड़े रखे होते हैं। That is गंडोला, ठीक है। एंड आपका सेल्फ तो पता ही है क्या है, टेबल्स पता है कि टेबल क्या होता है, टेबल, उसके अलावा बीड्स, बैंकेट, और उसके अलावा आपके हैंगर्स, जैसे इसमें कपड़े ऐसे हैंग हो रखे हैं, दिस हैंगर्स, ठीक है। एक होता है आपका राउंड सर्कल बीच में और इसमें पूरे के पूरे तरफ कपड़े होते हैं। एक होता है ग्लास कैबिनेट, ये सब चीजें इसमें नहीं लिखी है बहुत सारी। ग्लास कैबिनेट होता है, ग्लास कैबिनेट यानी कि जो भी प्रोडक्ट डिस्प्लेड है दैट इज अंडर द ग्लास, ठीक है। तो ये जितने भी फर्नीचर्स आप यूज कर रहे हैं वो कैसे डिजाइंड है, ब्यूटीफुल है या नहीं, वो सब चीजों का ध्यान रखिए। एक्सट्रीम इन सब चीजों का यूज मत कीजिएगा। फर्नीचर और फिक्सचर शुड बी इन द लिमिटेड फॉर्म, कि अगर कोई स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्पेस है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर, इस बड़े से रिटेल स्टोर में अगर स्पेस है तो यू आर पुटिंग, देखो गोंडोला दैट इज इन बिटवीन, किसी भी स्टोर के एरिया में वो इन बिटवीन होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी आपके रैक्स वगैरह हैं या जो भी ये हैं इस तरीके से अगर हैं तो बीच में ये है तो यहाँ पर एक रखिए, यहाँ रखिए। एक्सट्रीम आप रश और ट्रैफिक मत कीजिए बहुत सारे फर्नीचर और फिक्सचर्स को यूज करके। इससे क्या होगा ना, द एक्सीडेंट विल बी हैपन इफ सो मेनी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स यू आर प्लेसिंग इन बिटवीन द स्टोर और द साइड, इट इज गोइंग टू मतलब ये एक्सीडेंट्स को इंक्रीज करेगा, लोगों को चोट लग सकती है, ठीक है। तो जितने भी आपके फर्नीचर और फिक्सचर्स की रिक्वायरमेंट है उतना ही को प्लेस कीजिए और आप ट्रैफिक नहीं लगाना, भीड़ नहीं लगानी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वन इज टेक्सचर, मतलब आपका जो शॉप फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर, ठीक है। अब हम ग्राउंड पे आ रहे हैं, सीलिंग कर लिया, अब ग्राउंड। तो टॉप फ्लोर जो होना चाहिए वो आपका बेटर कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स इजिली मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पे। हाई ट्रैफिक जोन जो है, हाई ट्रैफिक जोन, जैसे अगर बिग बाजार जाएगा तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको ग्रोसरी की तरफ मिलेगा। तो जो हाई ट्रैफिक जोन है, कोटा स्टोन फ्लोरिंग में बी यूज, ठीक है, प्रॉपर फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं। और एक चीज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेनेवर देयर इज अ फ्लोर, और अगर वेट फ्लोर है तो वहां पर साइनेज बहुत जरूरी है लगाना, तो वो भी चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज अ क्लीनलीनेस, ठीक है। अब आजकल क्या है ना, द पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, दे आर नॉट गोइंग टू विजिट दूस एवर रेस्टोरेंट जहां पर उनको साफ सफाई नजर नहीं आएगी। पीपल आर मूविंग टुवर्ड द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वी ऑल नोज अबाउट इट। So cleanliness is one of the important facts, like which is going to show the store status, ठीक है। So आप जो भी है हाइजीन और हेल्थ दिखना चाहिए, और कोविड के बाद कहीं ना कहीं इसके तरफ लोगों का जो बोलते हैं ना कंसर्न और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पुअर क्लीन्ड अगर कोई स्टोर है या फिर कोई भी स्टोर जो है वो मतलब प्रॉपरली अरेंज नहीं है, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट निगेटिवली। कैश काउंटर, like what is cash counter, where the billing thing is going to be done. Once we will purchase the product, now we have to move toward the billing store या location जो जहाँ पर billing areas है वहां पर हमें move करना पड़ता है, ठीक है। So strategically we have मतलब decide to avoid the congestion यानी भीड़ and long queue in a peak hours. That is also one of the very negative things. Peak hours का मतलब क्या होता है, that is when the customers are visiting a lot. अगर मैं आपको नॉर्मल टर्म में बताऊं तो इंडिया में जो पीक आवर्स है that is from 4 to 7 PM, बहुत ज्यादा भीड़ होती है रिटेल में, क्योंकि लोग शाम में घूमने फिरने और शॉपिंग करने निकलते हैं ज्यादातर,
है ना। तो जो पीक आवर्स है उस समय आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, और वहां पर भी अगर वो देखते हैं कि कैश काउंटर के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो लोग क्या होते हैं ना, प्रोडक्ट लेने के बाद भी छोड़ देते हैं ना। इवन आई डिड द सेम थिंग, बिकॉज जब किसी को पास टाइम नहीं, दे कैन नॉट एबल टू स्टैंड इन द क्यू। क्यू में खड़ा रहना इज अ मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर एनीवन, डूइंग नथिंग एंड स्टैंडिंग देयर। तो इस चीज को आपको स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट दे कैन डू, सी आजकल तो नंबर ऑफ कैश काउंटर्स इंक्रीज हो गए हैं। एक पूरे के हर फ्लोर पे एक एक कैश काउंटर का आपका सेक्शन है। पहले क्या था कि आपका कैश काउंटर का जो सेक्शन था एक ही एरिया एक ही जगह पे होता था। तो नंबर ऑफ कैश काउंटर्स आर नाउ इंक्रीज। एंड सेकेंड थिंग कि like if they give multiple option, if the person is going to pay in cash तो कैश के लिए अलग लाइन, if the person is going to pay via card तो कार्ड के लिए अलग लाइन, and third अगर the person is going to pay via using the UPI apps like Google Pay and all, so for that they can make the another cash counter in मतलब एक ही एरिया में इस तरीके से they can divide, ठीक है। तो हेवी ट्रैफिक जो है कैश काउंटर में अगर है उसको क्लियर करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं भी वो खरीदना भी चाहते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद भी हो सकता है वो फाइनली परचेज ना कर पाए, बिकॉज दैट सिचुएशन इज प्रिवेंटिंग देम टू डू सो, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैश काउंटर पे रश कंजेशन नहीं होना चाहिए, एग्जिट और एंट्री प्लेस पे कंजेशन नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मर्केंडाइज है जो भी है वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, दैट शुड बी अरेंज इन द फिक्चर्स एंड फर्नीचर। Don't use multiple furniture and fixture which is not relevant because it is going to increase the accident in the store, right? Next one is the color combination. Try to use the contrast color combination if the season, and just try to use the occasional theme as well. अभी होली आने वाला है, तो मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल कपड़े सेल करते हैं जैसे फैब इंडिया पूरा का पूरा ट्रेडिशनल कपड़ों को सेल कर, नाउ दे आर गोइंग टू डिस्प्ले दोस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक व्हाइट कलर के प्रोडक्ट्स, वाइब्रेंट कलर्स के प्रोडक्ट। सो जस्ट ट्राई टू यूज प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन। लाइटिंग जो होनी चाहिए बहुत एक्सट्रीम ब्राइट नहीं होनी चाहिए, इतनी ब्राइट होनी चाहिए कि द पीपल आर एबल टू सी द प्रोडक्ट क्लियरली, ठीक है। इट इज नॉट गिव देम पेन इन देयर आईज, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखे। सीलिंग जो होना चाहिए उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए। फ्लोर, शॉप फ्लोर जो है वो प्रॉपरली आपका चलने में कंफर्टेबल होने चाहिए। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो शॉप फ्लोर होना चाहिए ना, दैट शुड बी प्लेन। ऐसा नहीं हो कि वो अप्स एंड डाउन हो फ्लोर पे, वो दिक्कत करेगा, ठीक है। Next one is proper signage within the store. It is very important, like where is what kind of merchandise, like in the ground floor, if there is a men's wear, in the first floor, women's wear, last one, children. So like this, the proper signage system should be there. Either it is related with the merchandise, either it is related with the restroom, either it is related with the exit area. So proper signage होना चाहिए within the store. नेक्स्ट वन इज साउंड, अरोमा एंड टेम्परेचर। सो आपका जो एनवायरमेंट है ना, मैंने बताया था कि वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में सी, फील एंड टच वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो वही यहाँ पर है कि अगर आप कहीं पर भी हैं, तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो हमारा एटमोसफेयर को बहुत ज्यादा देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कोशिश करना है कि प्रॉपरली साउंड जो होने चाहिए, जैसे हल्का फुल्का सॉन्ग अगर है, लाइट म्यूजिक बज सकता है, अगर आप बजाना चाहते हो यू कैन बेसिकली प्ले अ लाइट म्यूजिक। सेकेंड, एक प्रॉपर एटमोसफेयर के लिए आपको एक फ्रेग्रेंस यूज, एयर फ्रेशनर आप यूज कीजिए अपने स्टोर के लिए, एज वेल एज टेम्परेचर। सो इफ देयर इज बहुत ज्यादा गर्मी है तो एसी ऑन रखिए, एसी ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत गर्मी लगेगा स्टोर में ना तो पर्सन इज नॉट गोइंग टू यूज देयर माइंड फॉर परचेजिंग एंड दे विल जस्ट ट्राई टू लीव। सो टेम्परेचर जो मेंटेन रखना है, बहुत ज्यादा ठंड है तो उस हिसाब से टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम एसी का। तो टेम्परेचर प्रॉपर रखिए, एक्सट्रीम गर्मी नहीं लगनी चाहिए, एक्सट्रीम ठंड नहीं लगनी चाहिए। सो दैट इज इवन गोइंग टू अफेक्ट द साइकोलॉजी और मेंटली ह्यूमंस का जो साइकोलॉजी, और बोलते हैं ना गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा होता है ये परेशानी। घुटन नहीं होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए आपके स्टोर में, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू गिव दैट काइंड ऑफ एटमोसफेयर और एनवायरमेंट रिलेटेड विद द टेम्परेचर, अरोमा एंड साउंड।
साउंड, कोई भी आप सॉन्ग बजा रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू यूज, यहाँ पर जैसे लिखा क्लासिकल पॉपुलर एल्बम, तो जिसमें बहुत लाइट म्यूजिक हो। आप देख सकते हो रैप वगैरह भी बजता है बहुत सारे स्टोर में, पर वो ज्यादातर जैसे टैटू वगैरह के जो स्टोर्स होते हैं, फंकी क्लोथ्स के स्टोर होते हैं, वो ऐसा बजाते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज स्टोर में जाओगे तो आप देखना बहुत लाइट म्यूजिक बजता है, जो कानों को प्रॉब्लम ना करे और आपको अच्छा लगे सुनकर। सो दैट इज गोइंग टू, बोल सकते हैं ना कि एक आपके इट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलेशन जो लोगों के दिमाग, मतलब लोग जो होते हैं ना अफेक्ट होते हैं उससे, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है उनके दिमाग में ताकि प्रोडक्ट परचेज करें। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्टोर इंटीरियर। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। स्टोर लेआउट के अलावा कोई बताओ मुझे ये बात। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्टोर लेआउट। What is basically store layout? So store layout is the combination of the store design. मैंने बताया होगा आप लोग को, store design और store layout is the same thing. It is a totally use of the architect in short. The structure of the store in short. Structure आपके store का क्या है? So store layout जो है ना are planned after store merchandise is classified into product grouping. So once we have merchandise, like in a store, if they have three type of merchandise. First one is grocery, second one is clothing, and third one is footwear. तो तीन तरीके का अगर merchandise के साथ आप डील कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों में से आप तीनों को पहले तो सेपरेट करना बहुत जरूरी है। We cannot put the clothes and the footwear in the same shelf. हम एक ही शेल्फ में उसको यूज नहीं कर सकते दोनों चीज को डिस्प्ले करने के लिए। So what we need to do, we just need to आपको अपनी ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा पहले मर्केंडाइज को। Once the classification is done, after that we are going to make a proper internal store layout. External तो structure we know. So internally, how we are going to put the merchandise in a proper way? We just need to first group the merchandise. एक बार merchandise को classify कर दिया, इसको एक ग्रुप में डाल दिया, एक दूसरे को एक थर्ड, इस तरीके से हमने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 आइटम्स हम ऐसे लेते हैं, जैसे शूज है तो फुटवेयर, जैसे शर्ट है तो क्लोथ्स में, फिर थर्ड आपका अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसको ग्रोसरी में। तो इस तरीके से हमने पूरा डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है ना कि एक ग्रुप के अंदर भी बहुत ज्यादा डिवीजन होते हैं। अब जैसे क्लोथ्स है तो उसमें भी मल्टीपल डिवीजन है, ग्रोसरी है तो उसमें भी मल्टीपल डिवीजन है, और फुटवेयर है उसमें भी मल्टीपल डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लान क्या करना है, अपने स्टोर के मर्केंडाइज को क्लासिफाई कीजिए, प्रोडक्ट ग्रुपिंग कर लीजिए। इट कुड बी फंक्शनल बाय परचेज, मोटिवेशन, बाय मार्केट सेगमेंट और बाय प्रोडक्ट हैंडलिंग। तो इससे 3-4 चीजें में आपको आराम होगा, आप तो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे, आपको प्रोडक्ट को नॉलेज होगा, और इजिली जो कस्टमर्स है ना वो प्रोडक्ट को परचेज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टोर लेआउट का। देखो स्टोर लेआउट जो है ना वो मैं आप लोग को पीपीटी से पढ़ाऊंगी, क्योंकि उससे एक डिजाइनिंग है, जैसे ग्रिड लेआउट वगैरह मैंने बताया था। तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपके स्टोर लेआउट का? सबसे पहली बात कि कस्टमर्स जो है दे मेक कस्टमर्स कंफर्टेबल टू मूव इन द स्टोर। यस, कस्टमर आराम से मूव कर पाए स्टोर में कंफर्टेबली, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर स्टोर लेआउट। सेकेंड थिंग, इफिशिएंट मर्केंडाइज एक्सपोजर, लाइक द जो मर्केंडाइज है वो प्रॉपरली विजिबल हो, दिखे, दिख पाए वो। तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कि अगर हम ग्रुपिंग नहीं करते मर्केंडाइज को प्रॉपरली, उसको प्लेस नहीं करते, मैंने बताया उसके विद इन भी ग्रुपिंग करना पड़ेगा। जैसे अगर फुटवेयर है तो उसमें मल्टीपल फुटवेयर का आपका टाइप है, जैसे आपके सैंडल्स होते हैं, स्नीकर्स होते हैं, शूज होता है, स्पोर्ट शूज होता है, फॉर्मल शूज होता है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन वेयर्स है। So like if you have this type of product, इतने सारे अगर आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, like you have a deep assortment of products, so we need to classify it in, पहले प्रोडक्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई कीजिए, 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अब एक कैटेगरी के अंडर में आप अपने प्रोडक्ट को क्या कीजिए, शो कीजिए। ठीक है, सो सेकेंड, अगर आपके पास प्रॉपर स्टोर लेआउट है ना, तो कंज्यूमर को सारी चीजें आराम से दिखेंगे। व्हेन दे आर वॉकिंग एंड व्हेन दे आर वैंडरिंग इन द स्टोर, दे आर एबल टू सी योर मर्केंडाइज प्रॉपरली। ठीक है,
तो मर्केंडाइज का एक्सपोज शो कर सकते हो प्रॉपरली। सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मर्केंडाइज। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डिपार्टमेंटल वाइज, मतलब मैंने भी बताया कैटेगरी वाइज दैट कैन बी डिवाइडेड। फोर्थ क्या है, इंश्योर प्रॉपर स्पेस लेफ्ट फॉर कस्टमर टू मैनेज बिलिंग। तो मैनेज बिलिंग एंड फॉर वेटिंग। तो यहाँ पर आप प्रॉपरली, आपका लेआउट है, जब आपने प्रॉपरली प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर दिया, अब आपको पता है आपको कौन से फर्नीचर, कौन सा फिक्सचर यूज करना है, कहाँ कहाँ पर क्या शो करना है, तो यू आर एबल टू मैनेज अ प्रॉपर स्पेस सिस्टम एज वेल इन द स्टोर। ठीक है, तो कस्टमर जब एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तब उसके बाद उसको बिलिंग कराना होता है लास्ट। तो अगर वो पर्सन उस समय देखेगा कि दिक्कत हो रही है, भीड़ में है, कुछ भी ऐसा है सिचुएशन, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल परचेजिंग थिंग। तो बिलिंग जाते तक वो पर्सन जो है वो आपके स्टोर में रुके, ठीक है, परचेज करे, और अगर वो वेट कर रहा है या कुछ भी है तो उसको स्पेस की वहां दिक्कत ना हो, कंजेशन ना हो, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया। डेवलप अ बाइंग मूड। पर्सन का जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है ना, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मूड। अगर मूड ठीक है तो परचेज करेगा, खराब हो गया परचेज नहीं करेगा। ठीक है, so for these things store layout is important. So in short, it is going to affect the consumer buying behavior. Second thing, that is going to make customers comfortable to move in the store. Proper space system can be possible. Proper categorization of product can be possible, and efficient merchandise exposure or visibility can be possible because of the proper store layout. Because store layout, in short, it is helpful for arranging the whole store in a proper way. ठीक है, so I guess this point is clear to all of you. Clear also? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so the layout जो आपके स्टोर का है, ये रेफर करता है अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी कि फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, मर्केंडाइज, एशियल्स। एशियल्स इज लाइक द गोंडोला बट इट इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, नॉन सेलिंग एरियाज लाइक चेकआउट, ड्रेसिंग रूम, ये सब जगह को प्रॉपरली वो लेआउट है वो डिजाइनिंग करते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी ट्रायल रूम्स है दैट इज नियर बाय द ड्रेस और क्लोथ्स एरिया, राइट? इट इज नॉट नियर बाय द footwear areas and all. True. So where we need to locate what, it is basically going to identified by proper store layout. ठीक है, and next one is okay. So store layout में आपका यहाँ पर कुछ टाइप है, ग्रिड पैटर्न है, फ्री फ्लो लेआउट है। मैं थोड़ा सा ग्रिड पैटर्न को बताती हूँ क्या है ग्रिड पैटर्न। ठीक है, सो जो आपका जो सबसे विजिबल मेथड है, इसको मैं यहाँ से फिर से कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में ग्रिड मेथड से। तो आपका जो ग्रिड पैटर्न है वो क्या है कि दिस इज द मोस्ट विजिबल मेथड विच इज मोस्टली यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर। सो हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड द डिपार्टमेंटल स्टोर? रेज योर हैंड। कितने लोग डिपार्टमेंटल स्टोर गए हो? डिपार्टमेंटल स्टोर कितने लोग गए हो? अच्छा, सोनम गई है, बाकी कोई भी नहीं गया है कभी भी? अच्छा, गए मैम। गए हो ना? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे सेट्स बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वॉल पे भी आपका सामान होता है, मतलब यहाँ पर कॉर्नर में वॉल्स को भी यूज करते हैं, बीच में एक स्लैब्स होता है, फिर सेकेंड स्लैब होता है, और यहाँ पर फिर वॉल होता है, और यहीं कहीं एरिया, इस एरिया में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैश काउंटर होता है, तो इसको कहते हैं ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि आपका जो है ना यहाँ पर ये से ज्यादा ऐसा मेथड है जो प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा शो करता है, दिखाता है, विजिबल होता है, और ये ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर वगैरह में भी यूज होता है, या ग्रोसरी वाले स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, ये एक रिटेल स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ग्रिड आपका पैटर्न। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल साइज देखें इस स्टोर का, तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपरली इसको सिर्फ वॉल एरियाज को यूज करेंगे तो आपका ये बहुत ज्यादा स्पेस बचा रहेगा, वो भी इनएफिशिएंट है। जिस हिसाब से ग्रोसरी स्टोर के पास प्रोडक्ट होता है, दे रिक्वायर्ड मोर एंड मोर स्पेस इन शॉर्ट। तो इसके लिए ग्रिड पैटर्न जो है वो यूज होता है, और ग्रिड पैटर्न जो है ना, यहाँ पर लार्ज शेल्फ्स होते हैं, जैसे ये देख रहे हो इतना लंबा शेल्फ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम लॉन्ग, और यहाँ से थोड़ा सा एरिया मान लो कि इस एरिया में थोड़ा सा एंट्री होता है आपका, इधर एंट्री, और फिर यहाँ से ही बिल्कुल
ये आपका स्टार्ट हो जाता है। सो दिस काइंड ऑफ लेआउट इज मोर सिंपल टू मैनेज। अब इस टाइप के जो लेआउट में आप सिंपली मैनेजेबल है, सिक्योरिटी होता है, लॉन्ग शेल्फ है, तो यहाँ पर आप प्रॉपरली प्रोडक्ट को दे हो। लेकिन इसका सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, एंड चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये ना काफी ज्यादा मतलब बहुत लंबा लंबा शेल्फ से तो बार बार प्रोडक्ट को हटाना, प्रोडक्ट को रखना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो प्रॉपरली अट्रैक्टिव डिस्प्ले को हम मैनेज नहीं कर सकते, बट हाँ विजिबल सब कुछ हो जाएगा, बट अट्रैक्टफुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत लार्ज फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग है। और ज्यादातर ग्रिड जो है ना वो आपका यूज होता है ग्रोसरी स्टोर्स में, याद रखिएगा। ओके, सो ग्रिड पैटर्न तो हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं जो मैं उसी दिन क्लास में करवाया था रिटेल मैनेजमेंट पे, याद है कुछ? यस मैम। जो रिटेल मैनेजमेंट वाला पूरा नहीं हुआ था क्वेश्चन, तो वो करवा देती हूँ मैं। इंपॉर्टेंट रिटेल मैनेजमेंट पर थे हम लोग, रिटेल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज रिटेल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो वो आज करा देती हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं ग्रिड पैटर्न से दोबारा कराऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, इन्होंने ऐसे शेल्फ को गोंडोला लिखा है, लंबा शेल्फ जो होता है, लेकिन गोंडोला इज समथिंग विच इज अ राउंड थिंग एंड विच इज पुट इन बिटवीन दोस टू, सो आई विल क्लियर इट वंस अगेन। चलिए, रिटेल मैनेजमेंट क्या है? What is retail management? So I already told you that it is a process which helps the customer to procure the desired merchandise, whatever they want to purchase from the retail stores, and for their end use, therefore it is basically the retail management. So it is the managing the consumers and managing the purchase and managing the whole store in short. ठीक है, what is the need of the retail management? तो इसमें लिखिए effective management क्या है, what is the importance of retail management. What is the importance of retail management? Importance of retail management. So it is going to keep the record. If there is a proper retail management, it is going to keep the record of the merchandise, that how many merchandise we required. They are able to track the inventory. Inventory को track कर सकते हैं हम कि हमारे पास कितना available है, किस चीज की shortage है, किस चीज का demand है. So we are able to manage the inventory because of the retail management. Second thing, like when which product we need to display, कब हमें कौन सा product display करना है, color, size and all these things, we and gender pattern, किस तरीके से हम store में अपने merchandise को arrange करें, we are able to decide because of the retail management. ठीक है, store layout को plan कर सकते हैं, वो तो ऐसे भी clear हो गया होगा. रेंज ऑफ प्रोडक्ट वी आर एबल टू शो, लाइक आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कस्टमर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होता है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो वैसे जो स्टोर होते हैं ना जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो जैसे लिवाइस है, तो व्हाट दे आर डूइंग ना, दे आर शोइंग द लेस प्राइस जीन्स इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, मतलब अपने उस एरिया में ना सबसे पहले वाले एरियाज के पास ही वो लो कॉस्ट के जीन्स को दिखाते हैं. व्हाई? बिकॉज ताकि कस्टमर्स को लगे कि इनके पास सस्ता रेंज भी है अवेलेबल. तो प्रॉपरली हम अरेंज कर सकते हैं रेंज वाइज प्रोडक्ट को. SKUs, it means stock keeping units, like what kind of stocks and units and what kind of product you have, you are able to assign that product according to the store. Second, we are able to increase the customers and purchasing because of the customers are attracted toward those stores, which is basically properly arranged as the pricing scheme is proper. ठीक है, don't keep and the customers waiting can be minimized because of the retail management. Customer जो है उनका waiting time minimize हो जाएगा. Second, next thing, we because of the retail management, the hygiene and cleanliness can be maintained in the store. ठीक है, the work can be properly assigned to the store manager, and the store manager is able to assign those work to the other person who are working there in the store. So properly assignment and organization of the work, या मतलब assignment and division of the work. ठीक है, so properly reports can be generated because of the retail management. Attractive display can be possible. ठीक है, remove those products which is unsold. And the next one is proper billing system can be possible. So in short, जितनी भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई एडवांटेजेस में, वो सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लगभग कहीं ना कहीं that is related.
Okay, so I guess this point is clear to all of you. What is the retail management, what is the importance and why it is needed? Clear हो गया सबको? Everyone? Yes, ma'am. Okay, right? Clear हो गया? एक और चीज है जो मैं सोच थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोग को. That is one of the important thing. That is a rifle approach. ठीक है, क्या होता है बेसिकली रिटेल में? तो राइफल इज यूज टू हिट अ, राइफल क्या होता है वो तो पता है तुम लोग को. तो राइफल इज यूज टू हिट अ क्लियरली डिफाइंड टारगेट एंड इसको हंटर्स जैसे राइफल यूज करते थे किस चीज के लिए? फॉर हंटिंग, राइट? तो हियर द सेम थिंग इज हियर इन द राइफल में भी यही सेम चीज है कि लाइक हाउ राइफल अप्रोच जो है एक तरीके से एक तरीका एडवर्टीजमेंट, एक तरीका मतलब एक अप्रोच है जहां पर आप टारगेट करते हो क्लियरली डिफाइंड अपने ऑडियंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय द प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो इस टॉपिक को राइफल अप्रोच, शॉटगन अप्रोच एंड जो आपका रिटेल जो आपका स्टोर लेआउट है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट whatever we did today in the class? किसी को भी कोई डाउट है? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. So see you all in the next class. एक बार स्टोर लेआउट कंप्लीट हो जाएगा और बाद में सोच रहे एक टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कि व्हाट आर द फैक्टर्स. तो मुझे एक बार वो टॉपिक आप लोगों को करवाना है. वो थोड़ा सा कम कंप्लीट हुआ था. और व्हाट आर द एनवायरमेंट व्हिच इज अफेक्टिंग द रिटेल स्टोर. तो मैक्रो और माइक्रो को भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूंगी आप लोग को. इसलिए जरूरी है मैक्रो और माइक्रो क्योंकि